हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के मैटर पे, ऑफ कोर्स, एंड जो बिहार में चल रहा है एसआईआर उस पर। इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट फाइल किया था जिस पर पिटिशनर ने एक रिजॉइंडर फाइल किया है जस्ट 2 दिन पहले। अब इस रिजॉइंडर में उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए जिस पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कल, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे इस रिजॉइंडर से रिलेटेड, वो एक बहुत ही पॉइंटेड फोकस होगा उसका। और ये फोकस होगा जो मैटर इन्होंने रिजॉइंडर में बताया है कि कुछ केस लॉस को इन्होंने साइट किया है जो कि बहुत ही अहम है। साथ ही कल जो मैटर हियरिंग के लिए आएगा 28 तारीख को, तो उसमें क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज है लीगली। तो मेरे साथ ज्वाइन कर रही है नेहा राठी जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है और इस पर्टिकुलर रिजॉइंडर को इन्होंने ही ड्राफ्ट किया है। नेहा इस केस से शुरू से जुड़ी हुई है। नेहा इज वन ऑफ द लॉयर्स, आई मस्ट से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस पर इन्होंने पिटिशंस फाइल किए हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी इन्होंने ही, उसका पिटिशन भी इन्होंने ही बनाया था एडीआर के लिए। सो थैंक यू सो मच नेहा। एंड आई मस्ट से कि मेरे कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने आपकी तारीफ की कि आप लोग एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो कि जनता के लिए और जनता के हित में होता है। तो अब आते हैं हम पहले इस मैटर पे, रिजॉइंडर पर। जो रिजॉइंडर आपने फाइल किया है नेहा, उसमें एक पर्टिकुलर केस लॉ के बारे में मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो केस लॉ इनफैक्ट आपने साइड किया सुप्रीम कोर्ट का, लाल बाबू हुसैन और इंद्रजीत बारुआ वर्सेस इलेक्शन कमीशन। तो ये दो केस लॉ क्या है और आपने क्यों मेंशन किया, इससे क्या चीज समझ आती है, प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। अ, देखिए, लाल बाबू हुसैन जजमेंट है 1995 की, जिसमें ये जो अभी जो एसआईआर हो रहा है ये एब्सोल्युटली कवर्ड है। लाल बाबू हुसैन के टाइम पे भी यही हुआ था। स्वीपिंग नोटिसेस दिए गए थे बहुत सारे लोगों को, करीब 1 लाख से ऊपर, 1,60,000 के करीब लोगों को, दिल्ली में, मुंबई में, कि भाई ये लोग सिटीजन नहीं है और इनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्लियर करी थी कि दो चीज़ें थी। एक, ये बहुत क्लियर था कि इलेक्शन कमीशन या फिर अथॉरिटीज़ ये नहीं बोल सकती हैं कि यही 4 डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, इसके बियॉन्ड हम नहीं देखेंगे। दूसरा, लाल बाबू हुसैन ने डिफरेंशिएट किया था 2 टाइप्स के केसेस में। एक तरफ ये कहा था कि एक टाइप का केस है जहां कोई पहली बार डालता है अपना नाम इंक्लूजन के लिए इलेक्टोरल रोल में, जिसमें डेफिनेटली इस चीज पे पूरी तवज्जो दी जाएगी कि भी वो सिटीजन है कि नहीं है। सपोज कोई बाहर से आता है किसी और देश से या कहीं से भी, एंड दे अप्लाई, तो ऑब्वियसली ये देखा जाएगा अंडर आर्टिकल 326। इट्स अ कंपल्सरी थिंग, आपको नागरिक होने का पूरा जरूरत है अगर आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए और आप नागरिक होने चाहिए। तो तब तो ठीक है, कोई पहली बार इलेक्टोरल रोल में आ रहा है जिसका नाम। पर ये केस बात करता है दूसरे टाइप के केसेस की भी, जिनका पहले से नाम इलेक्टोरल रोल्स में था। तो कोर्ट कहता है कि इस बात को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, वैल्यू दी जानी चाहिए कि इतने सारे लोगों के नाम पहले से इलेक्टोरल रोल में थे। तो ये आपको देखना पड़ेगा और ईआरओ को इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को एविडेंशियरी वैल्यू देनी पड़ेगी कि किसी का नाम अगर इलेक्टोरल रोल में है तो जितनी भी जांच पड़ताल करी जानी चाहिए थी शुरुआत में, वो करी जा चुकी है। तो आप इसको इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते कि अपनी 4 की लिस्ट तक ही सीमित रहे, 4 डॉक्यूमेंट्स के लिए मानेंगे, वरना ये व्यक्ति सिटीजन ही नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो ये एब्सोल्युटली अप्लाई करता है आज के केस में भी, जब इन्होंने 11 की लिस्ट दे दी है और हम इसके बियॉन्ड नहीं देखेंगे। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया, हम आधार, एपिक और राशन कार्ड भी नहीं देखेंगे। क्या डॉक्यूमेंट देखेंगे, 11 के अलावा क्या देखेंगे, क्योंकि ये काफी कह रहे हैं इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब ये लिस्ट देखी जाएगी पर ये पूरी लिस्ट नहीं है, और मटेरियल भी ईआरओ देख सकता है। तो इसमें ये काफी क्लियर है कि आपको बाकी सारा मटेरियल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2025 तक का जो इलेक्टोरल रोल है, 2023 के बाद 5-10 इलेक्शन हो चुके हैं, 5 असेंबली इलेक्शंस, 5 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। आप उसको निरस्त नहीं कर सकते। हम ये आर्ग्यू करेंगे कि आप उसको निरस्त नहीं कर सकते कि लोगों के जिनके नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में हैं, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ईसीआई के साथ, आप उनसे डिनोवो एक्सरसाइज के नाम पे यू आर आस्किंग एवरीथिंग टू प्रूव देयर सिटीजनशिप।
समझ रहे हैं आप? तो 2003 तक तो आपने मान लिया, देयर इज नो लॉजिक कि 2003 तक ही आप क्यों अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद क्या हो गया इलेक्शन कमीशन को कि आप अपने ही इलेक्टोरल रोल को नहीं मान रहे हैं। तो एज फार एज लाल बाबू हुसैन इज कंसर्न, तो इसका तो मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी है उसको आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, उस इलेक्टोरल रोल को वैल्यू देनी पड़ेगी। आप ऐसे ही बिना, और दूसरा लॉ खुद भी ये कहता है, अगर किसी का नाम ऑलरेडी है तो अगर आप डिलीशन के लिए, कोई थर्ड पर्सन इज फाइलिंग फॉर डिलीशन, जिसके लिए फॉर्म 7 जो कि रूल्स का पार्ट है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल का जो है 1960 वाला, उसमें काफी क्लियर है कि तब ओनर्स ऑफ प्रूफ होगा जो ऑब्जेक्ट कर रहा है उस पर, कि फला फला आदमी को नहीं डालना चाहिए, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, तो वो तुम्हारा प्रूफ है। पहली बार कोई आ रहा है तो वो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है कि मैं सिटीजन हूं, पर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसका नाम ऑलरेडी है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा उस व्यक्ति पर जो कह रहा है कि ये सिटीजन, फला फला व्यक्ति जो सिटीजन नहीं है। ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है उस पर बर्डन ऑफ हाँ। प्रूफ आएगा। तो हाँ, सिमिलरली जो ये इंद्रजीत बरुआ वाला केस है, ये 1985 का है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है, 5 जज की पीठ इस पे बैठी थी, उसकी कब की जजमेंट है जिसमें जजमेंट है? 1985। 85 की है, ओके। हाँ जी। तो उसमें ये बात थी कि वेदर और नॉट, इसमें कुछ पार्टीज वगैरह ने फाइल किया था कि इलेक्शन पूरा का पूरा निरस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि समरी रिवीजन जो कि हर साल होना चाहिए वो नहीं हुआ था फॉर वट एवर रीजन उस साल में। तो कोर्ट ने बोला पहली बात तो अंडर आर्टिकल 329 आप इलेक्शन का इशू रेज ही नहीं कर सकते इस तरीके से रिट में। पर उसके बाद उन्होंने ये क्लियर करा कि इलेक्टोरल रोल की कोई वैल्यू होती है, जो इलेक्टोरल रोल है, जस्ट बिकॉज एक साल रिवीजन नहीं हुआ या समरी रिवीजन नहीं हुआ, उसका इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज, उसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन ही रिजल्ट वो कर दिए जाएंगे। इसमें क्लियरली लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, इलेक्टोरल रोल ऑफ 1977, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ, इलेक्टोरल रोल ऑफ 1977, इवन इफ द समरी रिवीजन टुक नॉट कुड नॉट टेक प्लेस, शुड बी प्रिमा फेसी रिगार्डेड एज सेटिस्फाइंग द क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप। ओके, इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम है, उन पे ये पहले से एक प्रिजम्पशन होनी चाहिए कि ये लोग सिटीजनशिप का टेस्ट पास करते हैं, तभी उनका क्योंकि नाम वोटर लिस्ट में आया। तभी उनका नाम है। ऐसा नहीं है कि बिना जांच पड़ताल के उनका नाम सो ऐड कर दिया गया तो होगा। सेम टेक्निकली, आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली पासपोर्ट पे भी यूज हो रही है ना, पासपोर्ट दे आर एक्सेप्टिंग इन 11 डॉक्यूमेंट्स, व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस? Even in citizenship, passport is considered as a standalone document to prove citizenship. Why? Because there is a presumption attached to it कि authorities जो जो जांच पड़ताल करना चाहती थी अच्छे तरीके से उन्होंने पासपोर्ट देते वक्त करे गए होंगे। हम्म। तो सिमिलर लॉजिक कोर्ट ने एक्सटेंड किया फॉर इलेक्टोरल रोल आल्सो इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट सो ऑफ टेक्निकली इंद्रजीत बर्मा। तो केस लॉ का मेन पर्पस यही है, ये चीज दर्शा रहा है। मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं कि आपको जिनका नाम वोटर लिस्ट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उनको आपको सिटीजन कंसिडर करना चाहिए ऑन द बेसिस कि कुछ जांच पड़ताल हुई होगी तभी तो उनका नाम वोटर लिस्ट में गया। अनलेस यू हैव सम मटेरियल पीरियड टू दैट डाउट। शोज इसका नाम गलत था और ये बंदा सिटीजन नहीं था, हाँ, तब हाँ, तो फिर तब तो ओनर्स, समझ में आता है। हाँ यहाँ पे तो ऑब्जेक्शन, प्रिजम्पशन है कि कोई भी सिटीजन नहीं है अनलेस यू प्रूव। हाँ दिस तो इज एब्सोल्युटली अल्ट्रा वायरेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अल्ट्रा वायरेस मतलब रूल्स और लॉ के विरुद्ध है ये, उसके बाहर है ये। सो टेक्निकली अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो आप करिए इन डेप्थ प्रोसीडिंग और जांच करिए, लेकिन जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप इस पे क्यों खुद ही ऑब्जेक्शन रेज करें। सो अब आप दूसरा मुद्दा, अब ये कहेंगे कोर्ट में कि भाई 2003 में हमने किया एसआईआर, उसके बाद क्या नहीं, तो हम तो पहली एसआईआर बात, वो एसआईआर नहीं था, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो इंटेंसिव रिवीजन था। वो इंटेंसिव रिविजन था वो दो इंटेंसिव में था। रिवीजन था, हाँ। ओके, हाँ। इट वाज तो नॉट इस तरीके, एसआईआर की तरह अभी जो कह रहे हो हाँ, वैसा नहीं था। तो हाँ, लेकिन उन्होंने, अच्छा, बिहार के जो भी ये कह रहे हैं एसआईआर किया था, जो भी इंटेंसिव रिवीजन किया था, उसका एक भी मटेरियल अपने काउंटर में इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाया है। वी आर वेरी क्यूरियस डॉक्यूमेंट्स व्हाई। नहीं थे कि किस तरह क्योंकि से। आप कह रहे हैं तब तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल थे। वी हाईली हाईली डाउटेड, बिकॉज बिहार का ना हो, हमारे पास असम का, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, जम्मू कश्मीर का, सबका है, और किसी में भी इस तरीके का मैं आर्ग्यूमेंट नहीं मैं था। इनफैक्ट हाँ, असम का बड़ा ही क्लियरली कहता है, इट्स क्लिंचर, असम वाला क्लियरली कहता है कि आपको लाल बाबू हुसैन की डायरेक्शंस को लेके चलना पड़ेगा। असम वाला ये भी क्लियरली कहता है, इट इज नॉट, वो ईआरओ को कहता है उस गाइडलाइन में, इट इज नॉट द जॉब ऑफ द ईआरओ टू डिटर्मिन सिटीजनशिप। यू ओनली हैव टू असेस वेदर प्रिमा फेसी उस व्यक्ति के पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है जो सिटीजनशिप को दर्शाते हैं। दूसरी बात वो कहता है, जो
2004 का असम वाला गाइडलाइंस थी। दूसरी बात वो कहती हैं कि जहां पर भी शक होता है ईआरओ को कि ये व्यक्ति नागरिक है कि नहीं है, तो वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को उसको रेफर करेगा, और जब तक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का आंसर नहीं आ जाता है, तब तक आपको रोकना पड़ेगा फाइनल लिस्ट को, फाइनल इलेक्टोरल रोल को। सो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप अब इस पर हम ये भी ऐड करें, यहाँ पर जरूरी है कि आपने रिजॉइंडर में ये मेंशन किया है कि जो ईसी ने एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने इंटेंसिव रिवीजन जो कैरी आउट किया 2003 में, वो पर्टिकुलर ऑर्डर उन्होंने अटैच नहीं किया अपने एफिडेविट में, वो उस नहीं समय किया है, का और order हम अपनी तरफ से भी काफी जांच पड़ताल कर चुके हैं, हमें भी नहीं कहीं किया। सही मिला नहीं है। तो वी रियली वांट कि इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिक में लाए, और दूसरी उसको। बात की उन्होंने, ईसी ने ये भी कहा कि हमने 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और एनआरसी रजिस्टर। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट ये कह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि हमने उस समय भी एनआरसी सिटीजनशिप, रजिस्टर तो अप्लाई ही नहीं होता। हाँ, हाँ, तो बिहार उस में। समय भी इन्होंने सिटीजनशिप प्रूफ मांगा था। तो अब मुद्दे की बात ये है कि 2003 पर हमें अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, एटलीस्ट एविडेंस नहीं है कहीं भी। देखिए देखिए, ना एडीआर उस वक्त सो रहा था, ना जनता सो रही थी, ना बिहार की जनता सो रही थी। अगर इस तरीके की सिमिलर रादर दे आर सेइंग इट वाज मोर स्ट्रिंजेंट, और ज्यादा कम डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सेप्ट करे थे, अगर इस तरीके का कुछ भी होता तो आपको लगता है इतनी शांति होती? 2003 को बात बीत गई है, बट इतने भी साल नहीं बीते दैट एवरीबॉडी वाज स्लीपिंग। इनफैक्ट और अभी एडीआर तो चाहिए कि मतलब 5 डेकेड्स हो गए होंगे, शायद 4 डेकेड्स तो हो ही गए, डेफिनेटली फंक्शन कर रहे हैं। मैं तो, मेरे ख्याल से जितना मैं एडीआर को जानती हूँ, तो वो तो इलेक्शन के कब का सालों से काम कर रहे हैं, तो ये मैटर इतना शांति। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से बात भी की जो 2003 में जिन्होंने ये प्रोसेस देखा, उन्होंने भी बोला ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था उस समय। तो अब बात ये आती कि 2003 से लेकर 2025 तक जिन्होंने 10 इलेक्शन। 10 इलेक्शंस जिन्होंने वोट दिया है, उनको या तो वो फिर नल एंड वॉइड कर दे पूरा कि वो इलेक्शन या तो वो फ्रॉड था, या अब फ्रॉड हो रहा है, या तो इसी बोल दे हम कुछ काम नहीं कर रहे थे ढंग से 2003 से 25 तक। 2025 के बीच तक। इनफैक्ट 2025 जनवरी तक भी हमने एसएसआर किया, नाम डिलीट करे, 4 लाख डिलीट करे, 12 लाख ऐड करे, ऑल दैट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो करेक्ट। यू हैव टू टेक वन साइड, लाइक ईसी हैज टू आइदर आर्ग्यू दिस और दैट, एक तरफ रहने की जरूरत है। एक चीज जो, एक पॉइंट आप लोगों ने, इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन जो दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ईआरओ को इतना डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। व्हाट डज द आरपी एक्ट से, सी, जो मैं हमारा आपको आरपी पहले एक्ट। डिस्क्रिप्शन वाला बताती हूँ। अंडर जो ये वाली एक्सरसाइज है, जो भी गाइडलाइंस है, ईआरओ को पावर दी गई है, आप इनुमरेशन फॉर्म्स स्क्रूटिनाइज करेंगे, ईआरओ एंड एईआरओ जो असिस्टेंट होंगे, आप स्क्रूटिनाइज करेंगे ये वाले सारे फॉर्म्स। किस तरीके से स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसके अलावा आप क्या मटेरियल ले सकते हैं, क्या मटेरियल नहीं ले सकते, ऑन व्हाट बेसिस आर यू गोइंग टू डिसाइड। द ऑर्डर एंड गाइडलाइंस आर एब्सोल्युटली साइलेंट ऑन इट। हाँ, वो इतना कहते हैं जहां पे शक होगा तो वो उसको अथॉरिटीज को रेफर कर देंगे जिसके उनको शक होगा सिटीजनशिप का। पर उसके अलावा आप कौन से डॉक्यूमेंट्स, योरसेल्फ सेइंग कि इंडिकेटिव है, पूरी लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी चीजें देखी जाएगी, वो किस तरीके से देखी जाएंगी? क्या क्या पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट वही है। आप साथ में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति क्या दे सकता है, एंड सी रिस्क क्या है यहाँ पे। लाखों लोग उसमें से आउट हो सकने का रिस्क है। और यहाँ कितनी आर्बिट्रेरी है, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू डू, एंड इतनी ज्यादा पावर किसी भी एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए, तो उसका मिसयूज होना तो संभवतः बहुत ही पॉसिबल है। सो इस तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से तो कोई भी काम नहीं होता। अगर कोई चीज का एक तरीका है, आरपी एक्ट में भी बहुत ही क्लियर है कि जहां पे इस तरीके का इंटेंसिव रिवीजन होगा, वहां पे फ्रेश बनता है इलेक्टोरल ये जो है रोल। हम्म। और सेक्शन 4 से सेक्शन 23 तक के जितने प्रावधान हैं, विच मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप एक चिट्ठी देंगे उनको, सेक्शन 4 रूल 4 टू रूल 23, आई एम सॉरी। तो एक चिट्ठी दी जाएगी कि लोग अपना खुद भरेंगे, हाँ मेरे घर में ये लोग हैं, हमारा ये है, एक एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंट जरूरी भी नहीं होता उसमें, और हम लोग इलेक्टोरल इसमें डले जाएं। देन जैसे जैसे लोग, जो लोग 18 साल के हो गए हैं, उनका जिनका इंक्लूड करना है, तो उसमें फॉर्म 6 फाइल में इंक्लूजन के लिए है, डिलीशन है फॉर्म 7 में, डिलीशन है, जो माइग्रेट करके आए हैं वो फॉर्म 8 में है। अब फॉर्म 6 देखिए, जो इंक्लूजन का भी है, उसमें एज फार एज सिटीजनशिप इज कंसर्न, दे आर ओनली सीकिंग यूजुअल प्रोसीजर, ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन इज इनफ। क्योंकि ये क्लियरली लिखा है कि सेक्शन 31 ऑफ आरपी एक्ट में
इट्स एन ऑफेंस। अगर आपने ये, तो पीनल एक्शन लिया जाएगा, आपको सजा हो सकती है अगर आपने झूठा डिक्लेरेशन दिया है डिक्लेरेशन कि दिया। मैं भारत का नागरिक हूँ। अच्छा, बर्थ प्रूफ देना पड़ता है 18 साल के लिए, उसके लिए भी देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो लोगों के पास नॉर्मल तौर पे उपलब्ध रहते हैं, सो इट्स नॉट अ दैट बिग अ प्रॉब्लम, नॉर्मल जो लॉ है। और एज फार एज डेट ऑफ प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का है, तो उसमें भी लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। आप बिल दिखा सकते हैं, आप यहाँ का बिल पे कर रहे हैं, गैस का बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया फॉर प्रूफ ऑफ बर्थ ऑल्सो। तो जो लॉ है वो वाइड रेंजिंग है, लॉ है वो काफी इंक्लूसिव है, ज्यादा से ज्यादा लोग ताकि इलेक्टोरल सिस्टम में आए और वोट करें। पर ये जो इनुमरेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वाला सिस्टम है, ये पूरा ही उसके विरुद्ध जा रहा है, जबकि अपने काउंटर में दे आर सेइंग इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी इंक्लूसिविटी, जबकि उनके काम बिल्कुल एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। खुद इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करा है मोर देन 65 लाख पीपल के नाम कट सकते हैं, जिसमें से करेक्ट। काफी वो कह रहे हैं डिसीज्ड हैं, कुछ मिले नहीं हैं। हाँ, तो ये देखिए, एक तो वो रिसीट भी नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी हमने ये रिसीट नहीं दे रहे, दिस इज ऑन पेपर, ईसीआई का हाँ ट्वीट लगाई कि है हमने, उनको रिसीट जब देना वो, चाहिए, बट रिसीट नहीं दे रहे हैं कि आप एक्नॉलेजमेंट दैट इज वाला। ऑल्सो इन योर करेक्ट। गाइडलाइन सेट वेरी क्लियरली, योर ऑर्डर सेट वेरी क्लियरली इन पैरा 13 दैट इट शुड those who do not submit enumeration form, their names would not be included। उसमें इन्होंने कुछ ट्वीक कर दिया अपनी ही मर्जी से कि चलो अभी आप फॉर्म तो दो, ताकि ये 99% तक ले जाएं उसको कि फॉर्म आ गए हैं। उसका क्या मतलब है? ड्राफ्ट रोल में मेरा नाम आ गया और मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट मीन्स नथिंग ऑन द ग्राउंड। अभी तो हमने ये भी देखा, जैसे कि अजीत अंजुम का आपने मेंशन भी किया है उसमें आर्टिकल उनका, जो उन्होंने हाँ वीडियो किया था कि अपने आप ही भर के ये अपलोड कर रहे हैं, उन पे एक एफआईआर भी होगी। और जी ये जी जी, मैटर को आप लोग कोर्ट में भी उठाएंगे शायद, कि इस तरह से इन्होंने जब बिल्कुल हम किया तो कोर्ट को अवगत कराना चाहेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं चल रहा है पूरा प्रोसीडिंग, अगर जिस तरह से इलेक्शन नहीं, कमीशन ये कि ये नंबर्स माने ही नहीं जा सकते जो माने इलेक्शन ही नहीं कमीशन जा दिखाएगा, कि हमने कितना सकते। अच्छा, लास्ट हियरिंग में भी इलेक्शन कमीशन ने यही बोला था कि देखिए आप देख लीजिए ना, लेट्स सी हम कैसा करते हैं, हाँ हाँ, हमें करने तो दीजिए स्टे, प्रोसेस क्योंकि तो करने दीजिए कम से कम। आप करेक्ट। प्रोसेस तो करने दीजिए। तो अब वो अपना सक्सेस देयर पैटिंग देयर ओन बैक की पीठ तब तब आ रहे हैं अपनी खुद की, कि हमने और एक चीज कितना जो अच्छा हम काम एक किया चीज तो हम में से किसी को भी शायद ना समझे, परमानेंटली माइग्रेटेड का मतलब क्या होता है, आप कैसे एक महीने में पता कर सकते हैं? मैं खुद कलकत्ता में पली बड़ी हूँ, दिल्ली में आ गई 20 साल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मेरा घर वहां नहीं है, मैं अभी भी जाके वहां वोट दे सकती हूँ, कोई रोक थोड़ी ना सकता। लेकिन इस तो ये परमानेंटली माइग्रेटेड वाला जो वर्ड जिन्होंने यूज किया है, सेंटेंस, इट्स वेरी ट्रिकी। आपने कैसे डिसाइड? हाँ, ये आर्ग्यूमेंट वाला ही पॉइंट होता है, व्हाट इज कंसिडर्ड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो देर हाँ, आर जजमेंट्स ऑन इट, कि जहां पे जो ये कहा जाए कि ये इधर का ही नागरिक है, जरूरी नहीं है कि जब ईआरओ आ रहा है या सॉरी बीएलओ आ रहा है तो वो अपने घर में पाया जाए, हो सकता है वो कहीं एग्जैक्टली, और, वो कहीं टेम्पररी और तरीके हो। से काम करने के लिए कहीं गया हो, पर हाँ, घूम घुमा के वो उसका ठैया, मतलब उसका ये उसका वो साल में वही है भले वो। ही वो बंदा 2 दिन 2 दिन के लिए घर जाता हो, वोट देने जाता हो, कोई भी कारण फैमिली से, बट हाउ कैन यू डिसाइड कि वो तो परमानेंटली माइग्रेट कर गया एक महीने में वो? हाँ, तो वो उसका तरीका एक ये होता है कि कोई व्यक्ति, अगर आपको लग रहा है कि वो मल्टीपल, जिनके पास कार्ड्स हैं कि वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, तुम्हारा काम यह है, तुम्हारी पूरी फैमिली विद एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी इज ओवर समवेयर एल्स, तो आई थिंक दैट कैन बी, बट तुमने बट अपनी सारी जो, दैट्स अ मैटर सपोज ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आपने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आप बेच चुके हैं, आप दे चुके हैं, आप यहाँ आके आपका रुकना नहीं होता, यू डोंट स्लीप इन दैट प्लेस। इनफैक्ट अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने एक कन्फेशन भी कर दिया है कि हमने गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड इशू किए, बाय सेइंग कि एक बंदे ने 2 जगह से वोटर आईडी कार्ड बना रखे, तो वो बनाने वाले तो आप ही हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कन्फेशन कि उनका वोटर लिस्ट इज नॉट परफेक्ट। सो दैट इज अनदर मैटर व्हिच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। तो पर नेहा, आप देखिए, अगर आप मैनुअल देखें, हमने मैनुअल भी लगाया है, हम्म 200 पेज से 200-250 पेज का मैनुअल है, और 200 पेज के फिर उसके अनेक्शर्स हैं, हमने सिर्फ मैनुअल का बिट लगाया है क्योंकि बहुत बल्की हो जाता। दैट इज, इलेक्टोरल रोल पे वो मैनुअल इतनी डिटेल देता है, एक एक व्यक्ति का क्या रोल है, कितना हद तक इलेक्शन कमीशन, और ये आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, उन्होंने कितना डिजिटाइज कर दिया है पूरा सिस्टम। इनफैक्ट द मैनुअल ऑल्सो सेज बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन हार्डली एनी डिनोवो एक्सरसाइज अब करी जाती है इंटेंसिव रिविजन की, क्योंकि सी यू हैव डेटा, यू कैन मैच दैट डेटा एंड यू नो कि नाम मल्टीपल है ऑफ द सेम पर्सन थ्रू देयर हम्म फादर्स नेम, फादर हम्म, एड्रेस, फादर्स नेम, एड्रेस, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब तरीके की सारी चीजें, हाँ, चीजें यू कैन मैच इट। डू दैट। एंड इतना उन्होंने दिखाया है कि हमारा कितना रोबस्ट सिस्टम है,
ताकि डेमोग्राफिकली लोगों का रिपीट, मतलब वो चीज ना हो। हो कि दो 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 है। एग्जैक्टली। दूसरा, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि देर इज अ एवरी एपिक कार्ड नाउ हैज अ यूनिक नंबर अटैच टू इट, FSUN या उसको कुछ कहते हैं। सो हम्म। दैट ऑल्सो इज देयर। तीसरा, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस अपडेशन एक्सरसाइज, इलेक्टोरल रोल इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टेंटली अपडेट होता रहता है। तो सपोज मैं कहीं गई हूँ और मैं अपना फॉर्म 8 सबमिट करती हूँ कि आई हैव शिफ्टेड नाउ, और हम्म। मुझे फॉर्म 8 में अपना शिफ्टिंग दिखानी है, या फिर मुझे फॉर्म 6 में इंक्लूजन दिखाना है, या फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ये व्यक्ति अब नहीं है, इसकी डेथ हो गई है, और मुझे इसको फॉर्म 7 में ये नाम डिलीट हो जाना चाहिए। ये सब कोई वेट नहीं करता है किसी SSR की या किसी SRI प्रकरण की। ये नेचुरली हर वक्त ये प्रकरण तो चलता ही रहता है इनका, कॉन्स्टेंटली दीज आर अपडेटेड। तो नेहा अब सो आते, हाँ प्लीज कंप्लीट। हाँ। हाँ, नहीं बोलिए नहीं तो ना। मैं अब आते हैं कि कल, क्योंकि लोग ज्यादा जानना चाहते हैं कि अब क्या। 28 जुलाई कल हियरिंग है, तो एक तो ये मैटर किस जज के पास जाएगा, और इसमें क्या लीगली, मैं आपको कोई मतलब प्रोडिक्शन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट लीगली क्या प्रोसीडिंग होने की उम्मीद है कल। देखिए, जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी, मेंशनिंग, और जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी वो वेकेशन बेंच के सामने हुई थी, जस्टिस धूलिया एंड जस्टिस बागची के सामने। मैटर चला, उन्होंने कुछ अपना बताया भी कि वी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हमें लगता है कि आप आधार, एपिक और राशन कार्ड को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जो उसके बाद टाइम दिया गया इलेक्शन कमीशन को, और हमें भी उसका रिप्लाई फाइल करने के लिए, एवरीथिंग इज डन नाउ। नाउ मैटर जो कल लिस्ट हो रहा है, मंडे को जो लिस्ट हो रहा है, दैट इज गोइंग टू गेट लिस्टेड बिफोर जस्टिस सूर्यकांत, कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस बागची के सामने। हम्म। हो सकता है जस्टिस सूर्यकांत के सामने इसलिए भी जा रहा है बिकॉज जस्टिस धूलिया रिटायर कर रहे हैं 9 अगस्त को। तो अगर मैटर लंबा भी चलता है तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जस्टिस बागची को फॉलो करते हुए मैटर हैज रीच्ड ये वाली जो जस्टिस धूलिया, सॉरी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच। हम्म। अब क्योंकि एक हद तक आर्ग्यूमेंट वहां पे हो चुकी थी, पर यहाँ पे नई बेंच है लेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, तो मैटर फिर से, फॉर यूज ऑफ अ डेंजरस वर्ड, डिनोवो एक तरीके से आर्ग्यू तब थोड़ा करना रिपीट पड़ेगा होगा। बेसिक से। वो वाला पार्ट तो बेसिक का रिपीट होगा बिकॉज वील हैव टू हाँ। एक्सप्लेन फॉर मैटर। पूरा मैटर कि एग्जैक्टली ऑर्डर में क्या है, क्या कहाँ क्या लिखा है। क्या तो रीजनिंग। वो सारी चीज लॉ क्या कहता है, वो पूरी चीज। सेकेंडली, ऑब्वियसली वी विल पुश फॉर स्टे ऑफ द एक्सरसाइज इन द लाइट ऑफ द पूरा एक्सपोजे ऑन हाउ ग्रेव फ्रॉड इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द आप पीपल लोग ऑफ स्टे के दिस लिए कंट्री। पुश करेंगे या स्क्रैप के लिए पुश करेंगे। स्क्रैप तो हमारी मेन प्रेयर है ही, पर अगर कोर्ट स्क्रैप की तरफ ही जाता है, फाइनल हियरिंग ही हो जाती है, जो कि यूजुअली मुश्किल होता है कि इस तरीके का इतना बड़ा मैटर है, इतने सारे काउंसिल इन्वॉल्व है, कि एक ही दिन में हो जाए। तो हमारा अभी इंटेरिम, बिकॉज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो अभी तो एम ये है कि इस पे पूरा स्टे हो जाए। लग जाए, या फिर ये क्लियर हो जाए कि आने वाले इलेक्शन में इसका नहीं, एटलीस्ट बिहार इलेक्शन में से काउंट ना किया जाए। बिहार इलेक्शन में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हमने अपने जॉइंटर में ये भी डाला है कि 2004 में जब ये 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और असम वगैरह में, जम्मू कश्मीर वगैरह में हुआ था, तो जो इनका ऑर्डर था प्रेस रिलीज, वो रिलीज वाज वेरी क्लियर कि क्योंकि अरुणाचल और महाराष्ट्र में साल के अंत में इलेक्शन है, ये भी जून का ही प्रेस रिलीज है, साल के अंत में इलेक्शन है, इसलिए हम अभी इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज वहां पे नहीं करेंगे। ओ। दे टुक इन टू अकाउंट कि क्योंकि इलेक्शन है, अभी वहां इलेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन कह रहा है क्योंकि बिहार सबसे पहले वोटिंग पे जा रहा है, तो पहले बिहार में करेंगे। मतलब अब हंसी आ रही है, आई जस्ट डोंट नो हाँ, व्हाट्स हैपनिंग विद देर आर इलेक्शन। वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, अगर आप वो रिजॉइंडर ध्यान से पढ़ें, देर आर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग्स रिटन। तुम लिख रहे हो कि लोगों के पास, जितनों के पास सर्टिफिकेट है वो 3 टाइम्स है जितनी वहां की पॉपुलेशन है। कोई एक डॉक्यूमेंट ले लिया, अरे वो इतने लोगों के पास कैसे हो सकता है जितने लोग ही नहीं है, मतलब देर आर वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन एक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा आपका पहले मैं आंसर कर दूं जो आप कोर्ट में कह रहे, हाँ। तो वी विल बी पुशिंग फॉर स्टे। काफी होपफुल है बिकॉज जस्टिस बागची बेंच पे हैं जिनका रवैया काफी पॉजिटिव था। इन द लास्ट हियरिंग ऑल्सो ही वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड कि ये तुम कर क्या रहे हो। एंड तो हम तो पॉजिटिव हैं, वी होप कि हम जब हाँ। पूरी पूरी कहानी बताएंगे कोर्ट को, इनफैक्ट तो जस्टिस उनको समझ में आएगा कि दिस कांट गो ऑन। जस्टिस सूर्यकांत ने और भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पिटिशंस, एसआईआर नहीं बल्कि दूसरे पिटिशंस को भी हाँ, सुना है। हाँ, इनफैक्ट इनफैक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है, जो करेंट चीफ इलेक्शन हाँ। कमिश्नर है, उनका अपॉइंटमेंट भी चैलेंज्ड है।
वो भी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने ही है। कम से कम 4 से 5 बार प्रशांत भूषण जी उसको मेंशन कर चुके हैं, गोपाल शंकर नारायणन भी साथ में मेंशन कर चुके हैं, ये कह के भी दिस केस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस राइट नाउ फॉर आवर डेमोक्रेसी। पर फॉर सम रीजन वो केस अभी तक लगा नहीं है, उस पर लंबी सुनवाई हो नहीं पाई है। यानी कि ये मैटर तो वही है दैट इज अ लिटिल बिट डिस्टर्बिंग। हाँ हाँ, हाँ ये जी। वही मैटर है जिसमें जिसमें आप लोगों ने करंट सीसी ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट को। ज्ञानेश कुमार जी के अपॉइंटमेंट में, क्योंकि ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट की खुद की ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जज बेंच की जजमेंट का खुद ही वायलेशन है, जहां कुछ और कहा गया था और इधर इन्होंने पूरा तो जस्टिस सूर्यकांत दोनों मतलब अब इलेक्शन कमीशन का ये मैटर भी अब ये एसआईआर का उनके ये भी। पास आ रहा है। हाँ तो हाँ, मेन फॉर वट एवर रीजन जस्टिस बागची को फॉलो करते हुए आया है शायद, तो बट ये द बेंच इज द सेम। तो कल या तो स्टे या नहीं, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी कल, मतलब हाँ हाँ। क्योंकि 1 तारीख को हम ड्राफ्ट तो उनको हमारा लाना तो ही। एम है टू गेट इट स्क्रैप्ड फुल्ली, बट हाँ, यूजुअली जो प्रोसीजर रहता है इट्स ऑल्सो मंडे, मंडे को फ्रेश मैटर्स ज्यादा लगते हैं, ये फ्रेश नहीं है जबकि। तो वी आर होपिंग कि क्या पता वो 2 बजे लगा दें और पूरी तो सुनवाई करके कुछ आखिरी पॉजिटिव ऑर्डर पास क्वेश्चन करें। आखिरी क्वेश्चन कि आपने ये तो रिजॉइंडर एडीआर की तरफ से लगाया है, बाकी के 2 पिटिशनर्स जो थे उन्होंने कोई बाकी रिजॉइंडर? 2 नहीं है, कम से कम 9 से 10 पिटिशंस फाइल हो चुकी हैं। जैसे महुआ सो मित्रा थी एक और हाँ, एडीआर एडीआर की, हाँ एडीआर मेन मिस्टर भूषण वाला मैटर है। हाँ, महुआ मोइत्रा में मैं एओआर हूँ, पर क्योंकि मैं दोनों में ही काम कर रही हूँ तो इट्स ऑल राइट, वो वी कैन अडॉप्ट, एक ही मतलब रिजॉइंडर आप लोगों आर्ग्यूमेंट्स ने। कैन बी अडॉप्टेड। हाँ, देयर कैन बी कॉमन आर्ग्यूमेंट्स, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो इसमें लगी चुकी हैं। ओके सो ओके, सो कम मैटर। से कम 8 से 10 पिटिशंस लग रही हैं कल। ओके, सो नेहा आई थिंक ये मैटर अब तो कल ऑफ कोर्स जनता तो देखेगी, क्योंकि ये जनता से डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्पेशली बिहार। एंड अगर बिहार में बिल्कुल कंटिन्यू कर गया तो पूरे देश में ही होगा, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। करेक्ट, बिल्कुल। करेक्ट मी इफ आई एम सी रॉन्ग। मेरे को ये नहीं लगता, मेरे को फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसा अभी ये ऑर्डर ऑन गाइडलाइंस जिस तरीके से हैं वो कहीं भी पूरे देश में या इवन इन बिहार में ये कंटिन्यू कर सकता है। दिस हैज टू गो। दिस इज इतना बड़ा ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का, लॉ का वायलेशन है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। तो मुझे तो नहीं लगता ये रेप्लिकेट हो सकता है कोई हालत में, जनता करने नहीं देगी। टेक्निकली इट्स अ वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू वोटिंग। करेक्ट, हाँ। टेक्निकली फंडामेंटल राइट नहीं है, देयर आर जजमेंट्स व्हिच से इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो उस टेक्निकलिटीज में ना जाए, बट हाँ देयर इज डेफिनेटली अ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। वायलेशन ऑफ कोर्स वोटिंग राइट, तो जनता की आप छीन ही रहे हो इसको कर। एंड व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या सबसे इम्पोर्टेंट राइट यही है। Exactly, exactly. So, thank you so much, Neha, for this interview, and my best wishes to your entire team कि कल की हियरिंग Thank you. अच्छे से हो। एंड हम उम्मीद Thank करते हैं कि ये हियरिंग में जो भी ऑर्डर आए वो उससे जनता को रिलीफ मिले, बिहार की जनता को रिलीफ मिले और देश की जनता को रिलीफ मिले, क्योंकि वोटिंग हमारा हक है। और ये हक हमसे इसलिए नहीं छीना जाना चाहिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है प्रूव करने के लिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। On that note, I नहीं, would वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि प्रूव करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं, चलिए। मेरे और हाँ, हाँ, क्योंकि करेक्ट, जो डॉक्यूमेंट्स तो आपको लोगों के लगता पास। है कि प्रूव करेगा कि मैं हाँ, सिटीजन हूँ, अदरवाइज तो डॉक्यूमेंट्स हैं ही हमारे पास जो। पर क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड से ऑब्टेन नहीं किए जा सकते? देयर इज नो लॉजिक There is no एक्चुअली। हाँ, logic. So thank वी you कैन so गो ऑन much. एंड Yeah, ऑन। thank you so much, Neha, for joining me, and thank you, viewers, to watching this video. Please do like, share, and subscribe to my channel. Thank you. थैंक यू।